अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान कभी भी पहल नहीं करेगा क्योंकि हम पे अगर अटैक होता है तो हम सिर्फ उस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें कोई दुश्मनी नहीं चाहिए है, हमने कोई अपने हमसायों से कोई लड़ाइयां नहीं लड़नी है, बल्कि हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। ये पूरी कौम के भी जज्बात हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी जज्बात हैं। इसहाक डार ने, नायब वजीर आजम ने बहुत क्लियर कट ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि इंडिया अगर कुछ सोच रहा है कोई ऐसी शरारत करने के लिए तो हम पहल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम तो लड़ाई के मूड में है ही नहीं। आप लोग पहलगाम का कभी वाकया करते हैं, कभी पुलवामा का वाकया करते हैं और उसके बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। और अगर आप कोई ऐसी शरारत करें और उसके बाद कोई लड़ाई हो, कोई जंग हो, तो DGISPR ने कल भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था, आज भी बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है। और जो इंटरनेशनली आप ये देखें कि चाइना ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने, टर्की ने, हर किसी ने हिमायत की है पाकिस्तान की और ये कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। और अगर कोई इंडिया ऐसा कुछ शरारत करता है, कुछ ऐसा सोचता है, तो फिर किसी भी सूरत जो है वो इसकी बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी अवाम और हमारी आर्मी तमाम एक पेज पर मौजूद है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दिया गया है। DGISPR की आज की जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। ग्राउंड DGISPR ने, नायब वजीर आजम ने, इसहाक डार ने, सब ने क्लियर कट जवाब दिए कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप सब तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बैठकर फजाई बातें कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए, सो गेट रेडी फॉर द सरप्राइज। यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इस्सार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। राज साहब, आज तो हमें एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और ये सिटिंग गवर्नमेंट सेम पेज की अगर कोई डेफिनेशन थी तो वो ये सेम पेज की डेफिनेशन यही थी कि पाकिस्तान की सालमियत पे ये देखिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो या दूसरी एस्टैब्लिशमेंट हो, एक पेज, सेम पेज अब नजर आया। फिजा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जंगें जो होती हैं वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वो जज्बे से लड़ी जाती हैं, वो कमिटमेंट से लड़ी जाती हैं और कौम की सपोर्ट से लड़ी जाती हैं और पॉलिटिकल विल लीडरशिप की साथ होती है, फिर जंगें लड़ी जाती हैं। सिर्फ हथियारों से जंगें नहीं लड़ी जाती। और मुसलमान का तो ये जेवर ही जज्बा जहाद है। और आजकल इंडिया के अंदर जब गज़वा हिंद की बात हो रही है ना राना साहब, तो वहाँ पे चीखें निकल जाती हैं उनकी गज़वा हिंद के नाम से। और आसिम मुनीर साहब का नाम भी जब आता है ना तो फिर भी चीखें निकल जाती हैं। वो खौफ की अलामत बन गया आसिम मुनीर, अच्छा, इंडिया के अंदर। तो आज भी अच्छा मैसेज है पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। कल बानी पीटी ने जो ट्वीट किया है वो भी एक बहुत अच्छा मैसेज किया, उससे थोड़ा बैलेंस क्रिएट हुआ। लेकिन मियाँ साहब भी बोल पड़े, जरदारी साहब भी अगर बोल पड़े, पगाड़ा साहब हैं, फजलुर रहमान साहब हैं और बाकी लीडरशिप भी हिस्सा डाले तो मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी, मज़ीद एक अच्छी आवाज़ आएगी। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है कि इंडिया ने UNO को बता दिया कि जी हम जंग करने जा रहे हैं, बाकायदा मैसेज दे दिया। और पाकिस्तान ने आगे से जवाब दे दिया है कि जी आप ये हरकत करेंगे तो फिर रिस्पांस ऐसा होगा, ऐसा खौफनाक होगा कि आप याद करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मोदी को समझ नहीं आ रही। मोदी को बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की है, अमेरिका से भी इवन मैसेज आया कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। रूबियो जो उनके वजीर खारजा हैं वो भी बात करेंगे आजकल में दोनों ममालिक से। लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, जंगी जुनून उसके दिमाग पे सवार है। हालांकि इंडिया से बहुत सारे लोग कूच कर रहे हैं, जो एलीट थी, जो बड़े बड़े लोग हैं, मुकेश अंबानी टाइप, और वहाँ पे जो स्टार हैं वो अपने अपने जेट लेके वो बाहर रवाना हो रहे हैं। और खौफ ये है कि पाकिस्तान कहीं एटमी हमला ना कर दे। तो इतना इंडिया के अंदर खौफ है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मोदी साहब अपनी कौम को खौफ में क्यों रखना चाहते हैं। वहाँ पे इतनी गुर्बत है, वो गुर्बत पे काम करने की बजाय जंग के ऊपर बज़िद है कि जी मैंने जंग करनी है। क्या उनका प्रोजेक्ट है? अपने सियासी रिवाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल उनको समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सियासी रिवाइवल क्या, अब तो इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के बाहर में इलेक्शन है ना, एपिसोड होता ना तो बाहर में इलेक्शन हो रहे हैं। तो हाँ ठीक है, तो इसकी वजह से शायद इलेक्शंस के अंदर अपनी वो पजीराई लेने के लिए हमेशा यही होता है कि इलेक्शंस में जब भी जीत चाहिए होती है, RSS एंटी पाकिस्तानी बयानियां देता है और उसके बाद उनको बड़ी वोट मिलते हैं, जीत जाते हैं। खैर दैट कुड बी डिबेटेबल।
بٹ رائٹ ناؤ ہم نے جیسا جواب دیا ہے اور ہم جس طریقے سے ریٹالیٹ کر رہے ہیں, ابھی تو لفظی ہے نا, لیکن پھر بھی سیالکوٹ اور کچھ سیکٹرز پہ لڑائیاں چل رہی ہیں, کچھ انڈیا کچھ ایسا ارادہ رکھتا ہے؟ کل بھی ہم نے یہ خبر کی تھی, مودی نے گو ہیڈ دیا. جو پریس کانفرنس ہے نا, اس میں آپ ایک بات نوٹ کریں کہ وہ انگلش میں تھی. یہ اٹس مین سم تھنگ, کیونکہ یہ ہمارے لیے نہیں تھی, یہ پوری دنیا کے لیے تھی, سب کو پوری دنیا کو پتا چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز ہم نے بڑے کیٹیگوریکلی کہہ دی ہے, اور وہ یہ کہ ہم نے جنگ کی پہل نہیں کرنی, جنگ کی پہل آپ کریں گے لیکن ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں بھی یہ اپنے اس پروگرام کے توسط سے مودی کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ مسٹر مودی, جنگ آپ شروع کریں گے اور ختم ہم کریں گے. ہم امن پسند ہیں, ہمارے پہ دہشت گردی کے نام لگا کے آپ لوگوں نے ہماری انفراسٹرکچر, ہماری معیشت کو تباہ کیا, لیکن ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور الحمدللہ ہمیں منہ توڑ جواب دینا آتا ہے. لیکن اب میں پھر یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنگ کو اوائڈ کرنا ہے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, آخر میں پھر آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ والی جنگ ہے نا, میں نے کل بھی فضا کہا تھا, یہ جنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ اس خطے میں یہ جنگ ہو. اچھا. ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنلی یہ چاہا جا رہا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ پیش امریکہ ہے. اور پہلے ماضی میں اس طرح کی صورتحال ہوئی نا, آپ کو یاد ہوگا, تو امریکہ بیچ میں کودا اور اس نے وہ جنگ رکوائی. اس بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب امریکہ صرف لیپا پوتی کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ہو. آج ان کے ناظرین امور کی ملاقات ہوئی ہے نا اسحاق ڈار سے؟ جی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, تو اس میں پڑھ کے حیران ہو گیا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس بار جو اگلی تیسری عالمی جنگ ہوگی نا, وہ نہ یورپ میں لڑی جائے گی نہ اس خطے میں لڑی جائے گی, بلکہ وہ ایشیا میں اور سب کانٹیننٹ میں لڑی جائے گی. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, تو میں اس ٹائم پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اب کی صورتحال دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ قوتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ یہاں پہ بھارت, دیکھے نا, سپوز جو بھی وہاں پہ ہوا, پاکستان کہتا ہے کہ جی آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کی تحقیقات کرا لیں. اگر بھارت اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتا تھا تو وہ تحقیقات کی آفر قبول کر لیتا. لیکن اگر وہ اس تحقیقات کی آفر کو قبول نہیں کر رہا اور کہہ رہا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے, میرے پاس بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ بھارت یہ طے کر چکا ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں کسی نہ کسی جگہ محاذ کھول دے گا. ابھی ان کے طیارے جو رافیل ہم نے بھگائے ہیں وہ آئے تھے, لیکن ہماری فضائیہ جو تھی وہ جاگ رہی تھی اور انہوں نے انہیں کہا کہ پین تسی ہتھو نکلو تے چاہ دے پیکٹ پھڑو تے چلو. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم ڈیلیوری کروا سکتے ہیں. ہاں, چائے کی, ہمارے طیارے چھوڑ کے آ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم چائے کے ساتھ انہیں بسکٹ وغیرہ بھی بھیج سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. لیکن بات یہ کہ کیوں جنگ کر رہے ہیں ہم, یہ خطہ ہم سے مراد یہ کہ یہ جو خطہ ہے, ٹھیک ہے نا, بھارت میں ہم سے زیادہ غربت ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, وہ تیسری ایمرجنگ ہوگی, لیکن ان کی غربت, ان کے 10 سے 12 کروڑ لوگ جو ہیں فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, 40 سے 45 کروڑ لوگوں کے پاس ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, 50 سے 60 کروڑ لوگوں کے پاس جو چھت ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ہیلدی فگر نہیں ہے. سیم ایز ہیئر ان پاکستان. تو ہمیں بجائے جنگ کے, میں تو پھر یہی کہوں گا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے کوئی امن کا رستہ نکالے, اور عالمی قوتیں جو اقوام متحدہ جیسے جو ناکارہ ادارے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو رکوائیں. یہ خالی اگر کوئی سمجھ جائے کہ میں تو کل بھی کہا تھا اینٹونیو گوتریس نے, لیکن کہنا ہے نا, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ یہاں پہ محیط رہے گی تو یہ غلط کر رہا ہے, اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جنگ بہت دور تک جائے گی. جنگ بہت دور تک جائے گی. ظاہر ہے یہ انٹرنیشنلی یا پھر ان کے تھنک ٹینک جب بیٹھتے ہوں گے تو وہ سوچتے ہی ہوں گے. اچھا, ویسے ایک بات ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہوتا ہے کہ جنگ سے حالات جب پیدا ہوتے ہیں نا, تو مختلف گورنمنٹس جو ہیں وہ پھر بڑے پیسے کما لیتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چاہتا ہی ہو کہ ٹھیک ہے جنگ اگر ہو تو پیسے تو آئیں گے ہمیں. کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی, اسلحہ بھی ایک مارکیٹ ہے پوری. امریکہ کا اسلحہ بھی بکے گا, چائنا کا بھی بکے گا, لیکن الٹیمیٹلی جنگ تباہی لے کے آتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ظاہر ہے بھارت اگر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس چوائس کیا ہے. پاکستان نے اپنی ریڈ لائنز کچھ طے کی ہیں. پاکستان نے کہا کہ جی بھارت اگر
बशमूल कश्मीर किसी जगह पे भी कुछ स्ट्राइक करता है या हमारे ज़मीन के अंदर आता है तो फिर हम फ़ज़ाई हमला भी कर सकते हैं और हम उसको जवाब बहुत सख्त देंगे। दूसरी उन्होंने नंबर 2 रेड लाइन अपनी कही है, वो ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर फौजी तनसीबात या न्यूक्लियर हमारे जो बेस्ड और जो तनसीबात हैं या आर्मी हेडक्वार्टर है उसके ऊपर अगर हमला होता है तो उस सूरत में फिर हम एक पूरी भरपूर जंग के तौर पे उसका जवाब देंगे। तीसरी उन्होंने कहा कि सिविल आबादी पे ऊपर अगर अटैक हो जाता है तो उस सूरत में फिर गुंजाइश ही नहीं बचती, फिर तो पूरे मुल्क के अंदर जंग होगी। पानी रोकने के हवाले से पाकिस्तान पहले ही कह चुका कि पानी अगर हमारा रुकता है तो इसका मतलब ऐलान जंग है जी। अब ये तो सिचुएशन है पाकिस्तान की। इंडियन वजीर दफा फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर उसके दहशतगर्दों करेंगे और दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। हमारे वजीर दफा भी कुछ फरमा रहे हैं। नहीं तो वो बलूचिस्तान के अंदर इन्हीं के दहशतगर्द हैं जो हमने पकड़े हैं, उन्हीं को भी पकड़ के ले जाए। और सूरत हाल ये है कि हम उनकी हर तरह के नेटवर्क पकड़ के उनको दिखा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, और वीडियोस, वो ऑडियोस के अंदर जो कुछ हुआ अभी तक उसका ना सबूत दे चुके हैं ना कोई मुल्ज़म पकड़ सके। सही है। और वो समझ नहीं आ रही, ISI वालों को ही हायर कर ले, वही इन्वेस्टिगेशन करके उनको वही पकड़ा पकड़ दे उधर से। हाँ, अच्छा, वही उनको ही दूसरा उन्होंने अपनी कमांड के अंदर इंडिया ने बड़ी तब्दीलियां की हैं। अजीत डोवल जो बड़ा एक मंजा हुआ उनका वो था नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर, उसको हटा दिया गया। अजीत डोवल को, हाँ, अजीत डोवल को हटा दिया गया और उसकी जगह जोशी है वो रा का साबिक सरबरा उसको लगा दिया गया। एक और साहब है नादर कमांडर, उनको हटा दिया गया। एक जर्नैल है जो खुद कुछ हमला अपने ऊपर ही कर चुके हैं, जिसने कहा कि ये साढ़े घरों ही कम हुआ है। हाँ। पाकिस्तान ने नहीं किया, इंडिया च कम हुआ है, वो वैसे गिरफ्तार है। तो वहां पे फौज के अंदर भी एक बेचैनी है, अवाम के अंदर भी बेचैनी है, खौफ है। एलीट क्लास वहां इंडिया से भाग रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि जितने अमीर लोग हैं वो अपने अपने जेट लेके वहां से भाग रहे हैं, जितने स्टार्स हैं वो भी भाग रहे हैं। सही है। तो एक अजीबोगरीब कश्मकश है और मोदी ने एक हंसते बसते दोनों मालिक को जबरदस्ती जंग के अंदर धकेल रहा है। पता नहीं मोदी के अपनी बोटी के लिए ना पूरी आवाम का बकरा काटने को तैयार है। एक जुनूनी आदमी है, दहशतगर्द। अच्छा, वहां से तो स्टार्स भाग रहे हैं, हमारे यहाँ से स्टार्स भी कोई मुंह नहीं खोल रहे। कोई वो होता है ना कि कोई रिटेलिएशन या कहें कि इंडिया इशारा ऐसे नहीं करना चाहिए, हम भी बस मीसने ही बने हुए हैं। अच्छा, नहीं ये इसमें मेरी बात सुने। हाँ। फनकारों की तो छोड़े, वो तो अमन के नुमाइंदे होते हैं। अच्छा। उनकी फिल्में भी इंडिया से आती हैं, गाने शाने भी रिलीज हो रहे होते हैं, तो वो इस वजह से अगेंस्ट ही जाते हैं। जो बात इसने शुरू में की, आखिर कौन सी ऐसी मसलियत है कि मौलाना फजलुर रहमान खामोश है? हाँ। कौन सी ऐसी मसलियत है कि मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं? कौन सी ऐसी मसलियत है कि अचकज़ई खामोश है? कौन सी ऐसी मसलियत है कि ये सारे लीडर जो हैं, मैं कहता हूं कि आज वक्त आ गया है, बोले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी ये तय करना चाहिए कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं हमारे साथ खड़ा। ठीक है, हमें ऐसे किसी बंदे की जरूरत नहीं है जो वक्त आने के ऊपर मुंह में वो डाल के घूंघट डाल के बैठ जाए और खामोश हो जाए। ये पूरी कौम का मसला है, ये किसी एक फर्द वाहिद का मसला नहीं है, ये इस मट्टी का, इस धरती का मसला है, ये पाकिस्तान की इज्जत का मसला है, ये पाकिस्तान की गैरत का मसला है। और अगर कोई इस पर नहीं बोलता, कोई मसले हत है, क्यों है? क्या कारोबार है तुम्हारे? ठीक है ना, कारोबार है तुम्हारे? क्या तुमने वहां फैक्ट्रियां खोली हुई है इंडिया में? अच्छा। क्या तुमने तुम्हारे असासे जो उनकी निगरानी इंडियन करते? अगर करते तो लानत ऐसे असासों के ऊपर, लानत ऐसी दौलत के ऊपर सबसे पहले पाकिस्तान है। एब्सोल्युटली। और ये जो लोग हैं, जैसे अब वो हमारे वजीर दिफा साहब है, कम से कम एस्टेब्लिशमेंट को उन्हें बुला के पूछना चाहिए कि तुमने ऐसे गलत मौके पे ये बात क्यों की है? पाकिस्तान को तुमने एक जगह पे कटहरे में क्यों लेके लाके खड़ा कर दिया है? अच्छा, उसकी बड़ी अजीब सी मंतक पेश कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट से अगर आप पूरी उनकी गुफ्तगू सुने, इंडियन वजीर दफा कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के बात करेंगे, और भाईजान की कह रहे हैं नहीं, आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, हमने सिर्फ उसका एक क्लिप उठा लिया है, उसको पूरा ख्वाजा साहब की अगर पूरी बात सुने ना तो उसमें आपको फिर पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझ आ जाएगी उन्होंने किस बात पर ये बात की है। उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया भी यही करता रहा है। हमने इंडिया वाला पोर्शन कैंसिल कर दिया, हमने पाकिस्तान वाला क्या जरूरत? ये नून लीग की तरफ से ये मंतक आ रही है, ये मैं नहीं कह रही, नून लीग की तरफ से आ रही है। यहीं से हम दोबारा के भाई वाई नवाज शरीफ क्यों खामोश है, मौलाना फजलुर रहमान क्यों खामोश है? क्या एंड पे जाके इन्होंने मोदी जी से राब्ते करके कोई सुलह सफाई करानी है? लेट्स सी आगे क्या होता है। मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस।
इंडिया और पाकिस्तान में जो इस वक्त एक मीडिया की वॉर जारी है, फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल वॉर जारी है, बॉर्डर्स पर क्या सूरत हाल होती है, रात गए अता तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि तमाम जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसने इसको अगेंस्ट इंडिया के बातें की हैं। पहले मरियम नवाज ने काफी देर से कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने, बाकी तमाम कैबिनेट ने बयान दिए थे, लेकिन अब वो भी बोल पड़ी हैं, उन्होंने भी बयान दिए हैं। यहाँ तक कि इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट हैं वहां से भी बयान हुए हैं, और इमरान खान के बयान को तो स्पेशली इंडियन मीडिया कोट कर रहा है, और वो बता रहा है कि जेल के अंदर से अभी इमरान खान ने भी जो है वो बयान दे दिया है, और वो देखते ही देखते विद इन 2 और 3 आवर्स वो मिलियंस में उसकी रीच चली गई है। तो एटलीस्ट कहा जा रहा था कि इमरान खान क्यों नहीं बोलते, कल आप भी जिक्र कर रहे थे, देखिए अब उनके ऊपर नीचे कल फैसल चौधरी ने कहा है, आज उनके ट्विटर अकाउंट से भी आ गया है। ये तो अच्छी बात है कि उनको बता रहे हैं, चाहे ऑपोजिशन है, लेकिन हम इस मौके पे पाकिस्तान के सालमियत पे फौज के साथ हैं। देखिए फिजा, मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि कौम फौज के साथ है। ये अंडरस्टूड है बाबा, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। कौमें फौज के साथ खड़ी होती हैं, और खासकर जंगों के माहौल के अंदर ये कहने की जरूरत क्यों पड़े। नहीं, एक टेंशन थी ना, एक टेंशन थी आर्मी और पीटीआई की। ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है कि कमांडर इन चीफ जो है फोर्सेस के, वो किधर है जरदारी साहब। मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये तमाम जो लीडर्स हैं, तमाम सियासतदान हैं, सबकी अपने अपने पॉकेट्स के अंदर फॉलोइंग है। हो सकता है वो कर रहे हैं, सबकी फॉलोइंग है, सबको चाहिए अपना अपना हिस्सा डालें। हाँ। इस मुल्क ने इनको इज्जत दी, इनको रिस्पेक्ट दी, ये इनको पासपोर्ट दिया, शनाख्त दी, पैसा दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, ओहदे दिए बड़े बड़े। सही है। अब मुल्क आपसे कुछ मांग रहा है, तो क्या मांग रहा है कि आप खड़े होके इस मुल्क की नुमाइंदगी तो करें, लॉयल्टी, मुल्क की रिस्पेक्ट तो करें। और बाहर से आने वाली, बॉर्डर के पार से आने वाली गोली नहीं पूछती, ये पीटीआई को लगेगी, ये नून लीग वाले को लगेगी, वकील को लगेगी, साफी को लगेगी, उसके सामने पाकिस्तानी होता है। यस। और कोई गोला आता है तो उसके सामने पाकिस्तानी होता है। तो ये समझाए ना, नवाज शरीफ ने बयान नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब को राणा साहब समझाएंगे। आप तो इमरान खान का कल तक कह रहे थे कि उनको भी देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे, वो जेल में चुप करके बैठे हैं। सबको कहता हूं, सबको, सारी लीडरशिप को चाहिए, नवाज शरीफ साहब समेत सबको चाहिए कि वो आज खड़े होके, बल्कि एक इजलास करें, एपीसी के अंदर टका के बयान दें। अच्छा। और मोदी के 14 तबक रोशन हो जाए। वहां पे लीडरशिप जैसे तकसीम है इंडिया के अंदर, यहां पे एक ऐसा मैसेज दें पाकिस्तान से कि वहां पे जो सूरत हाल है उससे काफी मुख्तलिफ चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब सबको एहसास होगा कि ये मुल्क हमारा है। तो फिर आपने तो उड़ान भरनी है तो ऐसे चले जाना, उड़ान भरनी तो ऐसे चले जाना, यहाँ तो रहना आपने और मैंने। तो हम तो खड़े हैं, हम तो बॉर्डर पे भी खड़े हैं, इधर भी खड़े, हर महाज के ऊपर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम एज अ जर्नलिस्ट बड़ा सोच समझ कर बोलते हैं, खाली हवाई फायरिंग नहीं करते। इंडियन मीडिया को इंडियन मीडिया की बोलती बंद की है। इंडियन मीडिया क्या कुछ कर रहा है? सोशल मीडिया की जंग लड़ी है, जीती है। हाँ। पाकिस्तान ने सारी प्रोपेगेंडा वार जीती है। पाकिस्तान अब रवायती वार अगर शुरू होगी तो वो भी इंशाल्लाह जीतेगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि मैं अगेन कहूंगा कि जंगें जज्बे के साथ लड़ी जाती हैं, जंगें हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती। मुसलमान जब लड़ता है तो आगे हिंदू, ये गैर मुस्लिम की औकात ही कोई नहीं। बताएं जी। और ये गजवा हिंद दोबारा बनेगा। इमरान खान के ट्वीट पे भी आप थोड़ी रोशनी डालें, जो आप कल तक कह रहे थे कि फरमाइशी प्रोग्राम लग रहा है फैसल चौधरी की बात, आज तो उनके ट्विटर अकाउंट से तो फरमाइशी बात नहीं ना। इसने जुल्फकार राहत ने ना एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। क्या जी? कि हमें ये कहने की जरूरत क्यों पेश आती है कि अवाम खड़ी है। मुझे पता था आप इसी बात पर आएंगे। हाँ जी। तो इस सवाल पे कभी तहकीक करनी चाहिए। अच्छा। कि हमें ये क्यों कहलवाना पड़ता है कि खड़ी है। तो जब कौम खड़ी है तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है कहने की। कौम खड़ी है। हम सिर्फ अगर किसी के माइंड में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई गलत फहमी है, तो हम सिर्फ वो दूर करने के लिए कह रहे हैं। अब आ जाए इमरान खान के ट्वीट की तरफ। यस। इमरान खान बड़े मैच का खिलाड़ी है, वो बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देता है। अच्छा। उसने ऐसे मौके पे एक ट्वीट का छक्का मारा है, ठीक है ना, जिसने उसको एक हीरो के तौर पे सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। कब से कोई बोला ना बोला, उसके एक ट्वीट से पूरी दुनिया में हलचल मच गई, मिलियंस के अंदर रीट्वीट हो गए।
تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے آپ نے کیا دا ریئل آپ نے کیا ڈیفینیٹلی میں نے پڑھا ہے، تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو اصل لیڈر ہوتا ہے نا، اصل لیڈر، اس کو سمجھنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو باہر نکالیں، اسے آزاد کریں، اس کو کہیں کہ پاکستان کا مقدمہ لڑ. وہ واحد لیڈر ہے جس کی بات پوری دنیا کے اندر کریڈیبل ہے، جس کی بات کو سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ بیٹھ کے مودی جی سے دوستی نہیں ہے، اور نہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو مودی کہہ کے جو کچھ کہتا رہا ماضی میں بھی، اور جو اس کا کلپ ہے جس کے اندر اس نے ایسے انگلی کر کے کہا کہ اگر تم نے ریٹیلیٹ کہ اگر تم نے کیا تو ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، ہم تمہاری دانت توڑ دیں گے، ہم تمہارے ایسی طرح. بھائی ایسا لیڈر چاہیے ہمیں. یہ ہومیوپیتھکس گفتگو آج مریم صاحبہ نے گفتگو کی جنگ کے اوپر، کیا انہوں نے اپنی پوری گفتگو میں مودی کو ایک لفظ بھی کہا؟ کیا انہوں نے یہ جو پہلگام کا فالس آپریشن اس کے اوپر یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے؟ سنائے جی، کیا کہا ہے انہوں نے؟ نہیں ہے ان کے پاس. میں چلائیں ریکویسٹ کرتی ہوں، پتہ چل جائے. سن لینا، کیا ایک دفعہ بھی مودی کو کنڈیم کیا نام لے کے؟ کیا ایک دفعہ بھی پہلگام کا نام لے کے کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے؟ نہیں کہا. کیوں نہیں کہتے بھائی؟ ہم سننا چاہ رہے ہیں تم سے. ہم پاکستانی قوم 24 کروڑ لوگ تم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا بھائی، کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہماری فوج ہماری فوج کے ساتھ کھڑے ہو، میرے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو. صحیح ہے. ہمیں یہ ہومیوپیتھی قسم کے بیان نہ سنائیں. کہیں آپ کہ مودی نے غلط کیا، کہیں آپ کہ مودی تم جنونی ہو، تم ایک دہشت گرد ہو، تم انٹرنیشنل دہشت گرد ہو. تم نے 1971 کے اندر انٹرنیشنل دہشت گرد بن کے مفتی باہنی کے ساتھ جا کے وہاں پہ کیا نام ہے مشرقی پاکستان میں دہشت گردی کی. ابھی افغانستان میں کیا گجرات ہو، کہے نا، کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ 2019 میں جب عمران خان نے مودی کا نام لے کے کہا تھا، اٹ از آن ریکارڈ، یورپین وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یار آپ اس کا نام لے کے اس طرح کہ اس کے لیے بہت پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. جب عمران کہتا تھا کہ یہ دوسرا ہٹلر ہے، یہ دوسرا ایسے ہے، یہ دوسرا ایسے، تو کہے we need a person who lead from the front. we need a captain. آرمی چیف ہمارے جو ہے وہ اگلے مورچوں پہ کھڑے ہوئے جا کے، ٹھیک ہے، وہ سارا دن ان کو تو وہ اسی چکر میں. تو سیاسی میدان میں بھی تو کوئی ہونا چاہیے. سیاسی میدان میں ہمیں اس طرح کے ہومیوپیتھک نہیں چاہیے. we need عمران خان جو باہر آ کے پاکستان کی بات کرے. اچھا جی، کیوں جی ہمارے یہاں پر لیڈرشپ کیوں نہیں ان کی طرح بولتی؟ وجہ کیا ہے راج صاحب؟ کیوں اس طرح کے بیان نہیں دیتے؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. پولیٹیکل لیڈرشپ کو جس ول کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ مودی کو للکارنا چاہیے، وہ اس طرح نہیں للکار رہے. اچھا. اور آرمی چیف جو سپہ سالار ہے وہ فرنٹ کے اوپر لیڈ کر رہے ہیں، چونکہ ان کا کام ہے، اور وہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ جس طرح انڈیا کو انہوں نے للکارا ہے وہ قوم کے ہیرو بن گئے فرینکلی اسپیکنگ. اب پولیٹیکل لوگ اس بات پہ بھی جیلس ہو رہے ہیں کہ فوج کو اتنی فیم مل گئی، فوج اتنی، او بھائی ہماری فوج ہے، ہماری سپاہ ہے، اگر وہ کام کریں گے تو پھر ان کو عزت ملے گی نا. آپ نہیں کرو گے، گھر میں گنگنیاں منہ میں ڈال کے بیٹھے رہو گے تو آپ کو تو نہیں ملے گی. لیکن کسی کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس کو ملے گی نا، جو کام کرے گا، جو بات کرے گا، اس کو ملے گی نا. بات کرنے والے کو تو اندر رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کی بات کر رہا ہے اسے جیل میں بند کر دیا. عاصم منیر صاحب کی آج جو بات ہو رہی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انڈین عوام اور انڈین گورنمنٹ اس پہ کام جاتی ہے. عاصم منیر کا نام سن کے میں صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا. اور غزوہ ہند کا جب سے نام آیا وہ چیخیں نکل رہی ہیں. غزوہ ہند، وہاں کے آپ دیکھیں ان کے میڈیا کی کیا حالت ہے. وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں جی غزوہ ہند کا نام کیوں یوز کر رہے ہیں، غزوہ ہند کا نام کیوں یوز کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اوپر سے وہ حافظ صاحب ہے، حافظ ہمارے محافظ، تو انڈیا کا کیا کریں گے حشر. تو مودی صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کی تو کانپنی چاہیے. ساڑھے نہیں کیوں کانپ رہی ہیں اس پاپولیرٹی؟ تو بالکل صحیح بات ہے. ساڑھیاں تو نہیں کمپنیاں دے دیں. نام لے دو یار. اچھا یہ ہمارے دیکھنے والے، ایک منٹ ٹھہر جائیں، دیکھنے والوں کو بھی انفارمیشن پوری، کون لوگ ہیں جو ان کی اس پاپولیرٹی سے جیلس ہو رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ، تاکہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات بتائی ہے، مجھے سمجھنا چاہیے. میں ایک کا نام نہیں، میں سارے پولیٹیشین کا کہہ رہا ہوں کہ ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، اور وہ سمجھتے پتہ ہی کیا ہے، مثلاً کہ جی آرمی کی پاپولیرٹی نہیں بڑھنی چاہیے. یہ جیلسی کا ایک فیکٹر ہے. کون وطن دشمن ہے؟ مجھے ان کے نام سناؤ یار، میں سننا چاہتا ہوں. پھر آپ نام آ جائے گا اس میں، پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں میرے لیڈر تو جیل میں ہے تو اس کا نام لے لیا. اس نے تو اپنا کر دیا ٹویٹ،
और उसने दबंग ट्वीट कर दिया। नाम लो उन लोगों का जो नहीं कर रहे और जो जेलस हो गए। काफी नहीं है ना, जेलसी तो अपनी वो बॉर्डर पे जाके लड़े यार, क्या करते हो यार? नहीं, बॉर्डर पे जाके वो लड़ाई करे खुद जाके, क्या करे वो? नहीं, मैं कहता हूं बाकी कुछ ना करें, मुंह से कुछ तो बोले और बाकी मुंह से कुछ बोले। गूंगे हो गए ये, इनकी जबान कट गई है, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? आबले पड़ गए जुबान में क्या? बोलो मेरे हक में, पाकिस्तान के हक में। किसका बयान चाहिए उसको रिक्वेस्ट करते हैं, अभी बताएं किसको? रिक्वेस्ट करने पे कैसे बात क्यों रिक्वेस्ट हम कहते हैं ना यार, कौन के लिए बयान दे? उनको मोहब्बत नहीं है कि वो रिक्वेस्ट करने पे हमारे को बयान देगा। और सुन ले मेरी बात, ये जो नहीं है तो हम तो कहेंगे ना, हम तो भाई सुन ले, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही। फिर तवज्जो दिलाओ, नोटिस पकड़ फिजा, इसने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी जंग होगी तो वो तो भाग जाएंगे। कौन भागता है मुल्क छोड़ के? कौन है जिनकी जायदादें बाहर हैं? कौन है जिनके कहने में कारोबार बाहर है? कौन? ठीक है, कौन है जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान से बाहर है? नाम लो। वो कौन है? आदि नाम बताओ, कौन है जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान से बाहर है? कौन है जिनके कारोबार पाकिस्तान से बाहर है? काफी ब्यूरोक्रेट, कौन है जो गूंगे, जो भारत के आगे नहीं बोल सकते? बड़े बड़े एलीट क्लास है, वो काफी लंबी लिस्ट है यार। नाम लिया यार, प्रोग्राम छोटा है, इतनी मजा नहीं आता ऐसे। एक बंदे नाम लेंगे बहुत लंबी लिस्ट है। 3 नाम तो बड़े, 3 नाम ले दो, कोई 3 बड़े नाम ले दो, मैं सुनना चाहता हूँ। हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप से ज्यादा कोई और लीडरशिप के पास बाद में हो सब कुछ। काफी सब बैग पकड़ते हैं, अपना जहाज पकड़ते निकल जाते हैं। सही बात है। जो बंदे पाकिस्तान से मुखलिस हैं, जिनके सारे कारोबार पाकिस्तान में, जिन्होंने अपनी जायदादें पाकिस्तान में बनाई, जिन्होंने अपने मरने के बाद अपने सारे असासे पाकिस्तान के नाम कर दिए, वो जेल में होंगे। और जिनके कारोबार बाहर हैं, जिनके मुफादात बाहर हैं, वो हमारे हीरो हैं। बल्ले बल्ले भाई, वाह भाई वाह जी वाह, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, तालियां। राज साहब, आपने कोई नाम लेने हैं? नहीं तो आप ये देख रहे हो जो पीटीआई वाली है, और वो शख्स जो इसमें शामिल है, वो सारे के सारे लोगों को मैं कहता हूँ, देखें, इजहार भी मुश्किल है, आप अगर रह भी नहीं सकते, मजबूर है। राणा साहब, आप कह भी नहीं, मैं नाम लेता हूँ, आप लें, आपके नाम शुरू करें। क्यों? नवाज शरीफ के कारोबार बाहर नहीं है? नंबर 1 आप हाँ या ना कहें? आप है। अच्छा, हाँ कहते रहे। नंबर 2, ठीक है, क्या इन लोगों के बच्चे बाहर सेटल नहीं है? सेटल क्या अब तो पाकिस्तान आ गए हैं? बिलावल इधर है, अब तो पाकिस्तान आ गए हैं, कारोबार भी उनका पाकिस्तान आ गया है। अगर इधर है तो मैं बिलावल का नाम भी नहीं ले रहा। अगर राणा साहब नवाज शरीफ के आगे सुई अटक गई, बिलावल का बाकी केसते कारोबार बाहर नहीं, दुबई बनाया क्या? उनके दुबई के राणा साहब सबके कारोबार बाहर है, किसके बाहर नहीं है? कारोबार बताएं, कारोबार उनकी पार्टी की तो अपनी सारी जिंदगी राणा जो है साहब शौकत खान के नाम लिख के रख दी है। राणा साहब जरदारी मैं जो कह रहा हूँ, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, अडियाला जेल वाले की, उसको तो अपना उसके नाम रखती है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये नए ना नवाज शरीफ का नाम शहबाज लेते क्यों नहीं है यार? जब आप ले रहे हैं, लेकिन वो तो उसके बेटे तो इधर हैं, पाकिस्तान आ गए। हमजा शहबाज भी तो यहीं पर है। राणा साहब ठीक है, आपकी जिम्मेदारी भी मैंने ली है, सारी जिम्मेदारियां राणा साहब ने ली हैं, और आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ पे गिले पे पैर नहीं रखना, वहां नहीं रखेंगे। मैंने रख तो दिया, और मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, नाम पूछते हैं कि किन के कारोबार बाहर हैं और क्यों नहीं बोल रहे इंडिया के खिलाफ, आफ्टर दिस ब्रेक। जी, तमाम लीडरशिप, इमरान खान, सब ने जो है वो बयान दे दिया है, और उसके बाद ये इंडिया को बारावर करवा दिया है कि हम जो है, हमें किसी भी सूरत में कमजोर ना समझा जाए। अच्छा, इस वक्त जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है, या फिर एयरफोर्स की सूरत हाल है, या हमने उनके ड्रोन पकड़ लिया, या हमारे ISPR जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी अवाम को बता रहे हैं, जिम्मेदारी भी है, हिफाजत भी करनी है, और फिर उसके बाद आपने एक पूरे निजाम को साथ लेकर चलना है। खुदा ना ख्वास्ता अगर जंग होती है तो इकोनॉमिकली ये कितना बड़ा डिजास्टर होगा। राज साहब देखिए जी, जब जंगे सर के ऊपर थोप दी जाएं, ये सर के ऊपर आप पड़े, तो फिर जाहिर है इसका पैसों का हिसाब किताब तो नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें यह है कि फिर जाहिर है हमने लड़नी है, और फिर हमारी इज्जत और गैरत का मसला है। राज साहब, इज्जत और गैरत के साथ आपका खाने की सिक्योरिटी, आपके पानी की सिक्योरिटी, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को भी ये बहुत महंगी पड़ेगी, और हमें भी बहुत महंगी पड़ेगी। जंगों का शौक को इतना सस्ता नहीं होता। लेकिन एक खबर मैं ये भी आपको देता जाऊं कि बिजनेस कम्युनिटी ने एक वार टैक्स यानी कायम किया, वार का एक समझ लें कि फंड कायम किया। ओके, जो उन्होंने कहा कि जी सारी बिजनेस कम्युनिटी, सारी अवाम उस पे देगी। इधर लाहौर में, लाहौर चैम्बर ने 1 करोड़ रुपए से वार फंड कायम किया,
اور اس میں وار ٹیکس کا لفظ میں غلطی سے کہہ گیا. وار فنڈ ہے جو رضاکارانہ طور پہ لوگ دیں گے, 1 کروڑ روپیہ اس میں ڈال دیا صدر چیمبر نے, تو اس میں بہت بزنس کمیونٹی پیسے دے رہی ہے. اس طرح عوام کے اندر ایک بڑا جذبہ ہے, اور خاص کر انڈیا کے معاملے میں تو میچ ہو انڈیا سے تو وہ آپ کو یاد ہے کہ کیا حالت ہوتی ہے, تو یہ تو جنگ ہے. اور پھر مودی کی جنونیت ہے, پھر مودی کا پاگل پن ہے, اور مودی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت رکھتا ہے اور کس طرح کی اس کی بیک گراؤنڈ کس طرح کا ہے. امریکہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود خیر وہ صدر وزیر اعظم بن گیا. بچر آف گجرات ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن یہ ساری حقیقت اپنی جگہ, لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے, انڈیا نے جہاں جہاں بارڈر پہ وائلیشن کی ہے, جہاں جہاں پہ LOC کے اوپر فائرنگ کی ہے, تو پاکستان نے بڑا بھرپور اس کا جواب دیا. 5 چوکیاں پاکستان نے ان کی تباہ کر دی ہیں اور اس کی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے, لیکن انڈیا کی طرف سے پسپائی ہوئی ہے. 1 2 4 جہاز ان کے آئے ہیں, انہوں نے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی, ان کو بھی بھگا دیا. تو ظاہر ہے ہماری فورسز ہماری الرٹ ہے پوری طرح سے. بارڈرز کے اوپر موبلائزیشن ہے, ہم نے ایئر سپیس بند کیا, انہوں نے بھی ایئر سپیس بند کر دیا آج. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے UN کو کنوے کر دیا, ہم نے بھی کر دیا کہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہے. اب یہ اس سچویشن کے اندر موبلائزیشن تو بارڈر کے اوپر ہو گیا بہت زیادہ, ان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے. تو ظاہر ہے کسی وقت بھی ریڈ لائن میں نے پہلے بتا دی, ہماری 3-4 ریڈ لائنز ہم نے بتا دی ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. تو آج بھی ہم دیکھیں نا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ورنہ ہم بھی تو اپنی مرضی سے کچھ تونگڑی چھوڑ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو پھر جواب ہوگا. اور جو بیس بنی ہے وہ بیس ثابت ہو گئی ہے, نیو یارک ٹائم نے ثابت کر دی, ان کے اپنے جرنیل نے ثابت کر دی, انڈین میڈیا اس کو کریٹیسائز کر رہا ہے, انڈین اپوزیشن اس کو کر رہی ہے, راہل گاندھی کہہ رہا ہے کہ یہ بکواس ہے, امریکہ نے اس کو بائی نہیں کیا, دنیا کے کسی ملک نے بائی نہیں کیا کہ پاکستان نے کیا. فیئر انف, بالکل ٹھیک ہے, پاکستان نے کیا ہی حملہ کرنا ہے, پھر بتا دیں کہ آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کشمیر میں جا کے یہ سب کچھ کرتے رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت ملے. اکنامکلی کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے پاکستان یا انڈیا بوتھ یا اس ریجن کے لیے. سب سے پہلے تو جو تاجروں نے یہ فنڈ قائم کیا ہے, میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ مہربانی کریں کہ جو قیمتیں آپ کو اضافی اوپر لے گئے نا وہ بھی نیچے لے آئیں, اور جو گوداموں میں آپ نے سامان بھرا ہوا ہے نا وہ بھی غریب آدمی کے لیے نا وہ کر دیں. ایک جنگ ٹھیک ہے نا, اس کے خلاف بھی نہیں جنگ نہیں, جنگ ہی ہے وہ بھی غربت کے خلاف. ہاں لیکن یہ کہ نہیں اس میں نے یہ بہت سارے اس طرح کی چیزیں جو تو میں کسی کو کنڈیم نہیں کر رہا, اٹس اے گڈ موو, لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, یہ میں کسی سے ملا نہیں رہا, ویسے ایک بات کر رہا ہوں. عموماً ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر سے بہت سارا پیسہ اکٹھا کر کے نا اور مسجد کے باہر کولر لگا کے کہتے ہیں کہ ہم نے نیکی کر لی. تو جو پیسہ اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہتر ہوگا کہ ذخیرہ اندوزی, ملاوٹ, یہ وہ, اس سے بھی ہم باہر نکل آئیں بطور قوم تو ایک زیادہ اچھی بات ہوگی. فنڈز بھی قائم کریں, لیکن اس سے پہلے اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھی بہتری کا سلوک کر دیں تو زیادہ اچھی بات ہوگی. اب آ جائے آنیسٹی جو چیز ہے نا, سچ بولنا, ایماندار ہونا, یہ ہیومن بیسک پرنسپلز ہیں جو کہ ہم میں نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے چونکہ ایک انٹلیکچوئل سی بات کر دی ہے, ذوالفقار صاحب آئی ایم سوری, میں اس پہ 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک ایسے سوسائٹی میں جہاں پہ بات بات پہ زبان کٹتی ہو, سچ بولنا روز کانٹوں کے اوپر چلنے کا نام ہے جی, اور جو سچ بول کے اس کی قیمت دیتے ہیں اور پھر اس کا شور بھی نہیں کرتے, ہیرو بھی نہیں بنتے, سارا دن اپنی سچائی کو پے کرتے رہتے ہیں, ہمارے اصل ہیرو وہ ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری سوسائٹی کی یہ ہے کہ اس میں ہم جو جتنا لچا ہے وہ اتنا بڑا اونچا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے ہیروز بھی فیک ہیں بہت سارے, ہم فیک ہیروز بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو ہمارے ریئل ہیروز ہوتے ہیں جو اس ملک کے اندر بیٹھ کے بھی آپ سچ بولتے ہیں اور کسی دھڑلے اور کسی خوف کا شکار ہوئے بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں, اگر آپ نہیں کہہ رہے نا تو میں کہتا ہوں یہ بات, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے جو خال روگ رہ گئے نا, ان کا خیال رکھنا چاہیے, انہیں دبانا, ڈرانا. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ساڈا خیال رکھے, نہیں, انہیں دبانا, انہیں ڈرانا نہیں ہونا چاہیے. جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ انڈین میڈیا نے مودی کا پول کھول دیا, تو
कितने के एंकर्स वहां पे, अभी इस बात बोलने दीजिएगा, कितने एंकर्स हैं जो ऑफ एयर हो गए अब तक, कितने चैनल हैं जो बंद हो गए, कितने लोग हैं जो गिरफ्तार हो गए सहाफी। तो हम अगर अपने वतन की मोहब्बत में कोई बात करते हैं तो हम वतन दुश्मन तो नहीं है, हम अपनी इस मट्टी से मोहब्बत करते हैं। अगर हम इस वतन की मट्टी से मोहब्बत के अंदर कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अपने वतन से कोई गद्दारी कर सकते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे जो गद्दारी करें, लानत है 100 बार ऐसे लोगों पे जो इदारों के ऊपर बुतान तराशी करें, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान के फौज के ऊपर को वो करे। मैं 100 बार लानत भेजता हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ रह के इस मट्टी से मोहब्बत और इस अपनी पाक फौज से मोहब्बत करते हुए कुछ सच कहते हैं या कोई बात कहते हैं तो उनको भी कह लेने दें यार, क्या फर्क पड़ता है। इतना मौका देती हूँ आपको बात कहने के लिए। कह रही है, कह तो रहे आप सारी बातें, कहा कब कह भी गए और कहा भी कुछ नहीं, कह भी गए और कहते कहते रह भी गए। नहीं सब कुछ कहा उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। आपने कुछ कहना है इसके ऊपर? नहीं, इस पे नहीं कहेगा ये। वो तो पिछली वाली ब्रेक में भी नहीं कुछ कह के गए थे। मैंने इस पे क्या कहना है, मैं तो कहता हूँ कि देखिए जो मौका होता है ना, यही बात नून लीग वाले भी इनके बारे में कहते हैं। सुने जरा, जो टाइमिंग होती है ना, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो और इस टाइमिंग के ऊपर जंग के मौके पे अगर आप इस तरह की बुझारतें बुझाएंगे, इख्तिलाफी बातें करेंगे, सही है, और इस तरह की कहानियां किससे बनाएंगे तो मेरा ख्याल है लोगों को अच्छा नहीं लगता। जिस तरह मर्ग वाले घर में आप गाना बजाना नहीं बजा सकते, इस तरह आप देखें ना, हम तो खुश हैं, हम तो पीएसएल के मैच करवा रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मूड उस तरह का बन जाता है। जंग का जो माहौल है तो फिर जंग के मूड में आपको सारी कौम को जाना चाहिए। सही है, कौम को मोटिवेट करना, इंक्लूडिंग द लीडरशिप। उसमें अगर आपको बात ऐसी करेंगे तो फिर वो डिमोटिवेट। ये ख्वाजा आसिफ कुछ कह रहे हैं आप? हर वो शख्स जो ऐसी को बात ये देखा, एक तो इतनी गोल बात करते हैं, डिंगी चिबी बात। ये देखे राणा साहब बताएं, राणा साहब वैसे कोई मशवरा है नवाज शरीफ ख्वाजा साहब के लिए भी है वैसे, ख्वाजा साहब के लिए कोई नवाज शरीफ को मशवरा? मैं वो मोहतरा ये क्योंकि इंटेलेक्चुअल सी एक डिबेट हो गई ना। अच्छा। मेरा भाई कहता है कि टाइमिंग सच की कोई टाइमिंग नहीं होती, सच होता है। सच बोलने के लिए किसी टाइमिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। जो सच को बोलने की टाइमिंग का इंतजार करते हैं वो मसलियत कोश लोग होते हैं, ठीक है। जिन्होंने सच बोलना होता है, जहर प्याला पीना होता है, वो ये नहीं देखते कि ये हालात वाकयात किस तरह के, उन्होंने सच बोलना है, ठीक है ना। अब चर्च ने कितने लोगों को सच बोलने पे वो करवा दिया था, ठीक है ना, तो हो गए थे ना। सो मैं ये समझता हूँ कि सच के लिए वेट नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आपने कहा कि सच तो हर हाल में बोलना ही चाहिए। आपने कहा कि टाइमिंग मैटर करती है सच बोलने की, टाइमिंग मैटर नहीं, सच ही होता है। इख्तलाफी बात करने के लिए मैंने ये अर्ज किया, मैंने सच का तो लफ्ज, वो कहते हैं जरूरी बात कहनी हो, हर शख्स को कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो देर नहीं करनी चाहिए, जो वक्त पे बात जब होती है उसी टाइम कह देना। देखिए देर नहीं, मैं तो कहता हूँ इख्तलाफी बात। इमरान खान ने भी बात कर दी, मरियम नवाज ने भी बात कर दी, अब नवाज शरीफ बस एक रह गए हैं बात करने वाले। लेट्स सी कि वो भी बयान कर दे। नवाज शरीफ साहब देखें डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जाहिर हो सकता है कि बैक डोर सही है। अगर वो भी फ्रंट पे आके मोदी को ललकारना शुरू कर दे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बात को जरा समझा करें। बाकी इतने लोग जो कर रहे हैं तब वो तो तसल्ली नहीं हो रही। सही है, तुसी जरूर हो जी बैकडोर एक चैनल चल रहे हैं बंद कराना चाहते हो। ऐसी बैकडोर जरदारी साहब जी वेले बैठे हो ना, को गल करा लो। ऐसी बैकडोर कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी जिसका जुल्फकार रात को पता है, डिप्लोमेसी है सारी दुनिया को पता है। बाहर से इसलिए बुलवाया, स्पेशली बुलवाया गया कि आप आए। और अच्छा, वो बाहर से बैठ के डिप्लोमेसी नहीं कर सकते थे? नहीं, पाकिस्तान के अंदर रह के वो कर रहे हैं, पाकिस्तानी माहौल में। पाकिस्तान हो सकता है कि मोदी जी कोई उनका इंटरनेशनल नंबर ना नहीं। आप जरदारी साहब जो वैसे इतलान ये अर्ज है, कमांडर इन चीफ है यार फोर्सेस के, जरदारी साहब एज ए सदर। मैं तो जरदारी साहब सबकी कह रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, राइट, ये बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत अरसे से होती है, चलती है, सारा कुछ होता है, लेकिन इसकी कीमत कौम की गैरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर जंग है तो फिर जंग है। अगर भारत ज्यादती करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। 100%। हम अंदर खाते उनसे कहें सुलह कर लो, एंज कर लो, क्यों कर लो? अगर हमने गलती नहीं की तो हम क्यों डिप्लोमेसी की तरफ जा रहे हैं? अगर वो भारत दहशतगर्द है
وہ پاکستان میں گھس کے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے تو ہم کس چیز کی ڈپلومیسی اسحاق کرتے ڈار ہیں؟ صاحب نے جواب تو ایسا کچھ دیا نہیں نا۔ کرتا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ فضا، اسحاق ڈار صاحب نے جواب دیا تو وہ کیا سن نواز شریف لینا، صاحب نے؟ میری سن لے، گھس سے مراد کیا ہے؟ کیا اس کے بندے بلوچستان کے اندر فنڈنگ نہیں کرتے؟ ہم جو پاکستان دشمن لوگ ہیں ان کو سہولت کاری نہیں دیتے؟ تو وہ تو سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ کینیڈا میں جا کے بندے مارتا ہے، امریکہ میں جا کے بندے مارتا ہے، پوری دنیا سے دہشت گرد مانتی ہے۔ تو وائی شوڈ وی بی سو اپولوجیٹک کہ جی ہم ڈپلومیسی کریں گے؟ وہ معافی مانگے ہم سے، وہ ہمارا دشمن، اب وہ غدار، وہ ہمارا مجرم ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے غلط باتیں ہم پہ لگائی ہیں ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی قوم، پھر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انڈیا ہم سے معافی مانگے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے سوچ سمجھ کر رکھے کہ اگر کوئی ایسا ڈرامہ وہ خود فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری ہم پر نہ ڈالے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔